हेलो। हेलो। नमस्ते सभी बच्चों को। गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई सभी लोग? तबीयत तो ठीक नहीं है, थोड़ी बहुत ठीक है, तो आज ट्राई करते हैं। चलिए, तो लास्ट टर्न पे बच्चों हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहे थे और लगभग हमने मैक्सिमम स्टैंडर्ड बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लिया था। ठीक है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स पहले पढ़ते हैं। तो दो पर्टिकुलर थ्योरम्स हैं हमारी इंपॉर्टेंट। पहला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पहली बात करेंगे हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखो क्या होता है। पहले ये जान लो ये किसके लिए वैलिड है। दिस इज वैलिड फॉर टू डायमेंशनल। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। वैलिड फॉर टू डायमेंशनल बॉडी मतलब जो लैमिनर बॉडी है उसके लिए है। ठीक है? जैसे देखो कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो सकती है किसी भी तरीके से। मान लो हमारे पास एक बॉडी है और ये अपना जेड एक्सिस है। तो ये बॉडी है कोई भी। ठीक है? इस बॉडी का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका मास है m। हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके अबाउट? अबाउट जेड एक्सिस। हमें इसका जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मान लो जेड एक्सिस तो समझते हो, मैं डॉट से बना रहा हूं, क्रॉस से। जेड एक्सिस ये है आपके ब्लैक बोर्ड के तरफ, इसको मैं जेड एक्सिस बोल रहा हूं, है ना? मतलब ये इस तरीके से जा रही है, ये है जेड एक्सिस। ठीक है बच्चों? अब यहां से ये एक्स है, ये वाई है। अब यहां पे कोई भी एक डीएम मास कट करते हो, कोई भी डीएम मास पूरे बॉडी का निकालना है। तो अगर मैं कोई भी एक डीएम मास यहां पे लेता हूं, इस डीएम मास के कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये एक्स वाई प्लेन में है, देखिए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों? इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं बोल रहा हूं एक्स कॉमा वाई है, डीएम मास का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? एक्स कॉमा वाई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डीएम मास वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस वाई है। बोलो, यही तो मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट का मतलब यही होता है। एक्स कॉमा वाई का मतलब ये जो पॉइंट है, डीएम इज जस्ट लाइक ए पॉइंट। तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो वाई है और एक्स वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक्स है। तो बच्चों अब ये जेड एक्सिस है तुम्हारी, ये एक्सिस है। इसके अबाउट इस पूरे बॉडी का निकालना है। तो इसके अबाउट अगर मैं कई सारे इस बॉडी को छोटे छोटे डीएम में कन्वर्ट कर दूं, तो मुझे आप बताइए कि यहां पर इसका ये जो डिस्टेंस होगा जेड एक्सिस से, ये जो डिस्टेंस होगा आर, क्या हम बोल सकते हैं कि दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? इससे जेड एक्सिस आपके ब्लैक बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है और यहां ब्लैक बोर्ड पे कोई पॉइंट है। तो यहां पे ब्लैक बोर्ड में कहीं भी वो पॉइंट होगा, वो सारी डिस्टेंस जो आर से इसको जोड़ोगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी। ये सभी लोग एग्री करते हैं।
पूरी जो डिस्टेंस होगी ब्लैक बोर्ड में, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस से यहाँ पे पॉइंट लूँ, यहाँ लूँ, कहीं पे भी जो मैं आर को जोड़ूंगा इससे, तो वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये तो सबको क्लियर है। तो यहां से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस डीएम मास का मिलता है जेड एक्सिस के अबाउट, और वो आर है। तो मैं अगर बोलूं कि डी आई, ये मैं बोल रहा हूं एम आई ऑफ डीएम मास अबाउट जेड एक्सिस बोल सकता हूं। तो इस डी आई को मैं क्या लिखूं, मैं लिखूंगा डीएम इंटू आर स्क्वायर, डीएम इंटू आर स्क्वायर लिख सकता हूं। अब मुझे ये बताओ कि डीएम इंटू आर स्क्वायर इज आवर डी आई, तो ये जो डी आई होगा डीएम, आर को क्या लिख सकता हूं बच्चों, इस ट्रायंगल से, ये एक ट्रायंगल से आप क्या लिख सकते हो, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो ये राइट एंगल पाइथागोरस यूज कर सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और है ना, बहुत बढ़िया यही। तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे यूज कर सकता हूं। अब मैं इसको अगर ओपन कर रहा हूं तो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डीएम इंटू वाई स्क्वायर अलग अलग लिख दिया। टोटल अगर निकालना है तो मैं इनको ऐसे इंटीग्रेट करूंगा। तो बच्चों ये बताओ कि अगर ये टोटल आई ऑफ बॉडी हो जाएगा अबाउट जेड एक्सिस, और ये क्या है कोई बताएगा, कमेंट करके बताइए आप लोग। ये पहला पार्ट बॉडी का, ये डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे सारे डीएम के एक्स स्क्वायर को मैं ऐड करूंगा तो ये मुझे क्या बता के देगा, और ये मुझे क्या देगा, जरा सा कमेंट करके बताइए। अबाउट एम आई अबाउट वाई एक्सिस एंड एम आई अबाउट एक्स एक्सिस, बहुत बढ़िया। डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, देखिए इस डीएम का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक्स है, किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो ये होगा हमारा आई ऑफ बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस, और ये होगा आई ऑफ बॉडी अबाउट वाई एक्सिस। ये देख पा रहे, तो बच्चों आपने क्या सीखा यहां से, आपने ये सीखा कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ऐसा आप लिख सकते हैं, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि ये आर को मैंने एक्स और वाई के टर्म्स में लिखा है। पहले मैंने डीएम जेड के अबाउट निकाला, तो अभी अभी मैं तब से कई बार 3 बार समझाया यही बात कि इस एक्सिस के अबाउट, है ना, डीएम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, और इस आर को मैं पाइथागोरस से लिख सकता हूं, वो किया है। तो दिस इज द बेसिकल। अब मैं इसका स्टेटमेंट अभी आपको बताने जा रहा हूं, पहले इसको प्रूव किया, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इसका मतलब क्या समझा आपने कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और मैंने क्यों लिखा है कि वैलिड फॉर 2 डायमेंशन, ये बात सभी को समझ में आ गई क्या कि ये 2 डायमेंशन के लिए क्यों वैलिड है। अगर ये 2 डायमेंशनल नहीं होता, 3 डायमेंशनल होता, तो ये ट्रायंगल नहीं बनता और मैं फिर ये नहीं लिख पाता। ये जो मैंने लिखा है फॉर प्लानर के लिए लिख दिया है ना, फॉर प्लानर बॉडी, नहीं तो नहीं लिख पाता, और अगर मैं ये नहीं लिख पाता तो ये रिजल्ट नहीं आ पाता। तो केवल प्लानर बॉडी के लिए ये पॉसिबल है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं तो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं होता, 3 डायमेंशनल होता तो हम ये नहीं लिख पाते। यहां तक क्लियर है सभी को। तो इसीलिए दिस इज वैलिड फॉर 2 डायमेंशनल लैमिना। लैमिना इज आवर 2 डायमेंशनल, जितने भी हमने लैमिना पढ़े हैं थिन शीट पे जो हम ड्रॉ करके कट करते हैं, दैट इज लैमिना। तो उस लैमिना के लिए वैलिड होगा, तो आई जेड हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई। यहां तक क्लियर है बच्चों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यह ध्यान रखनी है, जब इस थ्योरम को आप कहीं पे लगा रहे होंगे तो एक्स वाई और जेड एक ही पॉइंट से पास होना चाहिए,
तो ऐसा नहीं है कि केवल ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। कोई भी दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर, मतलब मैं ये बोलूं आई जेड प्लस आई वाई इक्वल टू आई एक्स, ये भी ट्रू है। या मैं ये बोलूं कि आई जेड प्लस आई एक्स इक्वल टू, मतलब किसी भी दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस का सम तीसरे के बराबर होगा। किसी भी जो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं वो कहां से पास होनी चाहिए, ये भी एक आपको नोट करके ध्यान रखना है जब आप अप्लाई करेंगे कि ऑल थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस मस्ट पास थ्रू कॉमन पॉइंट, एक जगह से पास होने चाहिए, तो वहां पे आप परपेंडिकुलर एक्सिस लगाओगे। ठीक है, किसी कॉमन पॉइंट से पास होने चाहिए, जैसे यहां पे ओरिजिन से पास हो रहे हैं, है ना, एक्स वाई और जेड। ऐसा ना हो कि एक्स वाई यहां है जेड यहां हो, वहां नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में होने चाहिए, लैमिना हो और म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीनों हो और तीनों एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो किसी भी दो के सम को हम तीसरे के बराबर कर सकते हैं। नहीं भाई सही है, आई जेड प्लस आई वाई आई एक्स हो गया और आई जेड प्लस आई एक्स आई वाई हो गया, दो के सम तीसरे के बराबर, दो का सम तीसरे के बराबर, सब सही है। क्लियर है सभी को? चलिए, तो दिस इज योर परपेंडिकुलर, इसके एप्लीकेशंस पे भी अभी आएंगे। नेक्स्ट जो थ्योरम है, ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके इसमें, और नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है वो समझो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पहले तो ये जान लो, वैलिड फॉर ऑल, वैलिड फॉर 1D हो चाहे 2D हो चाहे 3D हो, सभी के लिए वैलिड है, इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, सभी के लिए वैलिड है। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है बच्चों? पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि कोई हमारे पास मान लो एक बॉडी है, कोई भी आर्बिट शेप की बॉडी है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, इसका कहीं ना कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा ना। तो मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो अगर हमें इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस, चाहे वो एक्सिस ऐसे हो या फिर ऐसे हो या फिर ऐसे हो, कोई भी हो, है ना, किसी भी सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पता है, जिसको हम कह रहे हैं ICOM, तो हम एक ऐसी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, है ना, जो इस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल हो और इसी के प्लेन में हो, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है, बॉडी का मास टोटल m है, तो एक ऐसी एक्सिस पे क्या कंस्ट्रेन होगा, क्या कंडीशन होगा कि ये वाली जो एक्सिस है, दिस एक्सिस AB मस्ट बी पैरेलल टू सेंटर ऑफ मास एक्सिस। सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस कैसी भी हो सकती है, वो हमेशा वर्टिकल हो कोई जरूरी नहीं है, वो एक्सिस आपकी ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो हम एक ऐसी एक्सिस, मान लो हमारी सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस ऐसे है, तो हम किसके अबाउट निकाल पाएंगे, इसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट, इस तरीके से, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में हमें अगर पता हो। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि IAB दैट इज इक्वल टू, ये कहता है ICOM प्लस m इंटू आर स्क्वायर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि अगर हमें किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है,
ठीक है, तो हम एक ऐसी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल है। तो हम क्या होगा उसका रिजल्ट, ICOM प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी। ऑब्वियसली अगर वो पैरेलल है तो आर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा दोनों के बीच के डिस्टेंस को। आप बोलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस है या परपेंडिकुलर, वो अंडरस्टूड है कि पैरेलल है तो परपेंडिकुलर ही होगा। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड इट इज वैलिड फॉर ऑल द बॉडीज। आपको इसको अप्लाई करने में जो गलतियां होती हैं वो ये होती हैं कि बच्चे भूल जाते हैं कि कभी भी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर कर रहे हैं तो पहले देख लीजिए कि आपका, हमें ये प्राइमरी है रिक्वायरमेंट कि हम एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास की किससे पास हो और जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं वो इस एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहां से ये कर पाएंगे। अब इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको मैं एक रॉड दे रहा हूं, एक हमारे पास रॉड है और इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है और ये हिंज्ड है, इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। यहां के अबाउट हिंज्ड है। ठीक है, तो यहां के अबाउट हमने इसको हिंज कर रखा है। ठीक है, अभी ऐसे मूव कर सकता है तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक मिनट, तो हमें ये हिंज जो है यहाँ के अबाउट है और ये इस एंड से कितनी डिस्टेंस पे है, L/4। ये जो हिंज है ये L/4 डिस्टेंस पे हिंज्ड है ना, हिंज कर रखा है। आप यहाँ के अबाउट ये मूव कर सकता है। तो दिस रॉड इज हिंज्ड अबाउट दिस। इसका मास m है, इसका मास m है और लेंथ L है। तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चों। ठीक है, क्या होगा जरा इसका आंसर बताइए आप लोग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टोटल मास m है, लेंथ L है, आपने इसके अबाउट हिंज कर रखा है। हिंज का मतलब समझिए कि ये है, मैं कॉर्नर के अबाउट करूंगा तो ऐसे रोटेट होगा, मैंने इसके अबाउट कर रखा है तो अब ये ऐसे रोटेट होगा। और ये जो हिंज पॉइंट है ये कितनी डिस्टेंस पर है, ऊपर से L/4 डिस्टेंस पे आपने इसको हिंज कर रखा है और ये इसके अबाउट ऐसे घूम सकता है, इस तरीके से घूमेगा ये, है ना। तो इसका जो ओमेगा होगा ये ऐसे घूमेगा, रॉड अपना ऐसे घूमेगा, इसके अबाउट ऐसे ऐसे घूमेगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। जब ये ऐसे ऐसे घूमेगा तो आप जिस तरफ घूम रहे हैं उधर फिंगर को घुमाइए, जो थंब की डायरेक्शन है वो आपको एक्सिस बताएगी। ठीक है, तो देखिए ये जो ऐसे घूम रहा है तो आप फिंगर को इस तरीके से करिए, जो थंब है, थंब आपका कहाँ है, ब्लैक बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है। तो ये एक्सिस जेड एक्सिस है, तो आपकी जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है और यहां से पास नहीं हो रही है। वो यहां से होती तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं ml²/3। अगर यहां से होती तो आप लिख देते हैं ml²/3, लेकिन वो यहां से पास हो रही है। तो अब हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसमें थ्योरम यूज करेंगे तो जल्दी होगा। थ्योरम क्या यूज कर सकते हो, आप सबको पता है किसमें हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, इसका सेंटर ऑफ मास होगा L/2 पे, ये इसका COM होगा। तो अगर आप ये बोलो
ये एज्यूम करो कि हमें एक ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस, सेंटर ऑफ मास ये है, तो एक ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो और इसके परपेंडिकुलर हो। इसके अबाउट हमें पता है, हमें इसके अबाउट चाहिए, यही तो है इसकी एक्सिस, ये वाली एक्सिस है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट आपको चाहिए और हमें इस एक्सिस के अबाउट पता है, और ये दोनों एक्सिस जेड एक्सिस की तरफ है। दोनों एक्सिस आपकी क्या है, जेड एक्सिस के लॉन्ग है, दोनों पैरेलल हैं। तो क्या हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? आई मान लो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, आई ओ। तो आई ओ जो होगा दैट इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम इंटू इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2 माइनस L/4, दैट इज L/4 होगा। ये पूरा सेंटर ऑफ मास L/2 डिस्टेंस पे होता है, ये पूरा L/2 है, ये L/4 है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, L/4 माइनस L/2। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा L/4। तो आप यहां पे अब यूज करेंगे m इंटू L/4 का स्क्वायर। ICOM सबको याद होगा, इसका आता है ml²/12। फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिए सारे स्टैंडर्ड, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो 7ml²/48, आई थिंक यही आएगा, देख लीजिए। 7ml²/48, तो एक बच्चे का आंसर आया है, भाविक का। बाकी लोग कुछ गलत कर रहे हैं, चेक कर लीजिए। तो 7ml²/48 ये इसका आंसर होगा। तो यहां पे आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी को चेंज कर रहा हूं। मान लो हमारे पास एक रॉड है ऐसा, मान लो ऐसा रॉड है, ठीक है, और ये यहां के अबाउट हिंज्ड है, यहां के अबाउट ये हिंज्ड है। तो यहां के अबाउट आपने इसको हिंज कर रखा है। अब आपको बताना है, आइडेंटिकल रॉड है, मास एम है, लेंथ एल है, मास एम है, लेंथ एल है। मतलब ये इस तरीके से मूव कर रहा है, मतलब ये ऐसे पकड़ के आप इसको ऐसे घुमाओगे, पेंडुलम के तरीके से ऑसिलेट करेगा। तो जब ये ऐसे करेगा, इसका मतलब इसका एक्सिस इधर से पास हो रहा है। एक्सिस सब लोग जज कर पा रहे हैं। जब भी जिधर ऑसिलेशन हो उधर मैंने कहा फिंगर को करो, और जो थंब की डायरेक्शन है दैट विल गिव यू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो मैंने एरो बनाया है, मतलब इधर ये ऑसिलेशन है, मतलब ये इसी प्लेन में ऐसे करके स्विंग करेगा, और इसी के फिंगर को इधर करेंगे तो थंब इनवर्ड जा रहा होगा। तो हमारी जो जेड एक्सिस, अगर मैं इसको एक्स वाई, पूरे ब्लैक बोर्ड के प्लेन को हम लोग एक्स वाई लेके चल रहे हैं, ये हमारा एक्स वाई है। तो हमें एक तरीके से जेड एक्सिस के अबाउट पूछा गया है।
ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस कैसे लगाया ये भाई को नहीं समझ में आया अभी तक, इतने चीजें बताई जा रही है। यहां देख लीजिए तो फिर शायद समझ जाए। तो यहां पे अब रॉड 1 है, रॉड 2 है, तो कैसे करेंगे? देखो, इस रॉड का तो हमें पता है, ये रॉड 1 अगर इसको नेमिंग कर दें कि ये अपना रॉड 1 है और ये रॉड है अपना 2, तो हमारा जो रॉड 1 है उसके लिए I1 और इसको O ले लेते हैं, तो I1 अबाउट O हमें डायरेक्ट पता है, मानते हो कि नहीं? I1 अबाउट O हमें डायरेक्ट पता है, क्या है? ml²/3। ये तो हमें फॉर्मूला स्टैंडर्ड वाला है, बोलो बच्चों, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसके अबाउट कोई रॉड है, इसके एंड से पास होने वाली एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर, उसका होगा ml²/3, इसका हमें पता है। बट इस रॉड का क्या करें? इस रॉड का आपको क्या करना होगा? देखिए, ये रॉड इस तरीके से स्विंग कर रहा है, तो आपको इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस, इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस, ये COM होगा इसका। तो रॉड 2 का COM के बारे में हमें पता है, और इसका COM एक ऐसी एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो और इसके परपेंडिकुलर हो, ये बनेगी। और एक एक्सिस ये है, तो आपको दिख रहा है कि ये एक्सिस और ये वाली एक्सिस दोनों Z एक्सिस की तरफ है, दोनों पैरेलल हैं। तो यहां पे हम क्या लगा सकते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दोनों के बीच का डिस्टेंस, हम क्या ये निकाल पाएंगे? दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये बात सब लोगों को समझ में आ रही है कि ये जो COM वाली एक्सिस है, मतलब मेरा आपसे ये कहना है कि ये COM वाली एक्सिस, ये COM वाली एक्सिस और ये अपना O वाली एक्सिस है ना, ये दोनों एक तरीके से पैरेलल हैं। ये Z एक्सिस, ये भी Z एक्सिस की तरफ। तो यहां हम डायरेक्ट क्या लगा रहे हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे। ये पहले सबको क्लियर है? तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का इस पॉइंट के अबाउट मिल जाएगा। ये क्लियर है सभी को? क्योंकि देखिए भाई, पूरे रोटेशनल डायनेमिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको MI निकालना नहीं आएगा तो आप क्वेश्चंस आगे वाले भी नहीं कर सकते, तो इसको ध्यान रखिएगा जो बताया जा रहा है। तो यहां पे I2 क्या लिखोगे? अबाउट O, ये है मतलब क्या है? MI ऑफ रॉड 2 अबाउट एक्सिस passing through O। ये बात समझ रहे हैं बच्चों? तो क्या आ जाएगा बताइए? I2O क्या लिख सकते हैं? ICOM प्लस टोटल मास इसका M है, एंड व्हाट अबाउट द डिस्टेंस? ये L है, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2। तो ये R हम निकाल सकते हैं, ये होगा L² प्लस L²/4। तो ये हो जाएगा M, और ये हो जाएगा 5L²/4। अंडर रूट रहेगा तो हट जाएगा, है ना? 5ml²/4 ये अंडर रूट में रहेगा ना, तो फिर स्क्वायर करोगे इसका, मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं, बोलो। COM वाला एक्सिस पता नहीं चलेगा भाई, COM वाला एक्सिस आपको पता नहीं चलेगा, आपको सोचना होगा, क्योंकि आपको बताया गया है रॉड के 2 स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट आपको बताया गया है, ठीक है? तो COM वाला एक्सिस आपको पता नहीं चलेगा, आपको खुद सोचना होगा कि अगर COM वाली एक्सिस का हमें पता तो है ना, पहले से हमने पढ़ रखा है, क्या? ml²/12। तो इस एक्सिस के अबाउट और ये एक्सिस इसके पैरेलल है, तो हम इसके अबाउट जानते हैं, तो इसके अबाउट निकाल लेंगे, इतना आपको स्ट्राइक करना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस आपने अपनी मर्जी से लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि इसका रिजल्ट आपको पता है, और भी इसलिए लिया है क्योंकि ये जो हमारी एक्सिस है Z एक्सिस के लॉन्ग है और ये भी Z एक्सिस के लॉन्ग है। तो हम यहाँ पैरेलल एक्सिस से इसका पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो इसके अबाउट निकाल लेंगे, ये आपको सोचना है। तो यहां पे अपने पास COM क्या हो जाएगा? ये हमें पता है कितना, ml²/12।
प्लस m, ये स्क्वायर करोगे तो 5 ml²/4। तो बच्चों यहां से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यहां से फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 ml² प्लस 15 ml², तो 16 ml²/12, दैट इज 4 ml²/3। ये आपका आंसर होगा, 4 ml²/3 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक रॉड है ऐसा, मान लीजिए ऐसा रॉड है एल शेप का, और यहाँ पे ये हिंज्ड है, यहाँ के अबाउट हिंज्ड है। दोनों के रॉड के मासेस सेम है, एम और एल है, ये भी एम और एल है, और ये एंगल आपको 90 दिया हुआ है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, आपको बताना है ये ओ है, तो हमें बताना है आई अबाउट ओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। तो इसके लिए क्या होगा, मतलब ये इसके अबाउट हिंज्ड है, मैं क्रॉस बना देता हूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मतलब वो जेड एक्सिस सिग्निफाई कर रहा है, ये है ना। तो ये आई जेड एक तरीके से, आई जेड आपको निकालना है। एक तरीके से ये सोचिए कि आपको आई जेड निकालना है। इसके दो मेथड से सोच सकते हैं आप लोग जरा पहले आंसर कमेंट करिए। प्रीवियस स्लाइड चाहिए भाई को। अगर आपके पास भाई बहुत सारे बैकलॉग हैं तो आपको दिक्कत हो रही है, तो बेटर है कि आप पहले उन बैकलॉग को कंप्लीट करिए और इसके बाद वाला जो टॉपिक है फ्लूइड डायनेमिक्स उसमें जुड़ जाइएगा, यही हो सकता है। ठीक है, आपके बैकलॉग बहुत ज़्यादा है तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, मैकेनिक्स का ये लास्ट टॉपिक है, बट दी टोटली जितना आपने पढ़ा है सब यूज़ होगा, तो इसीलिए आप उसको कंप्लीट करिए और आप फिर जुड़ सकते हैं। देखिए भाई, सेंटर ऑफ मास और वर्क पावर के सेंटर ऑफ मास में सभी टॉपिक्स कहाँ कहाँ किसके सेंटर ऑफ मास, पहला वाला कि कैसे सेंटर ऑफ मास लोकेट करते हैं वो पता होना चाहिए, वो आप यूज़ करेंगे अभी यहाँ पे। वर्क पावर का यूज़ करेंगे, हर जगह यूजेज हैं, है ना। तो आप वो शुरू के टॉपिक्स 4-5 लेक्चर कर सकते हैं पहले। चलिए इसका आंसर दीजिए, ml² by 3।
ml²/3 आंसर आ रहा है, गलत है, 2 ml²/3 होगा। शायद आप यही बताना चाह रहे हैं। मतलब ये तो डायरेक्ट कर सकते थे ना, ये z एक्सिस है तो इसका रॉड 1 का स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट ही है और रॉड 2 का भी स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये तो आसान था, है ना। इसको आप ऐसे सोच सकते थे, Iz इज इक्वल टू ml²/3 प्लस ml²/3, डायरेक्ट आप लिख सकते थे 2 ml²/3, कोई थ्योरम की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट लिख सकते थे, है ना, 2 ml²/3। लेकिन इसको आप दूसरे वे से भी सोच सकते हैं। आप इसको क्या मान सकते थे कि इसको अगर आप एक्स एक्सिस मान लें तो आप यहां परपेंडिकुलर एक्सिस से भी सोच सकते हो। एक सोचने का तरीका है, आप इसको अगर एक्स मान लेते हो, इसको वाई मान लेते हो और ये इसके अबाउट जेड, तो तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यही बात हो गई, यही चीज फिर से हो गई एक तरीके से। तो आई एक्स क्या हो जाएगा, नहीं ये नहीं लगा सकते, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है। तो आई एक्स प्लस आई वाई, देखिए आई एक्स के लिए रॉड 2 का 0 होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आई एक्स रॉड 2 के लिए 0 है, बट आई एक्स रॉड 1 के लिए है। आई एक्स क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सेस रॉड 1 के लिए एंड पॉइंट से पास हो रही है और इसके परपेंडिकुलर है, तो लिख सकते हैं ml²/3। इसी तरीके से आई वाई की अगर बात करिए तो आई वाई, ये है आई वाई। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये 0 होगा, बोलो ये 0 क्यों होगा, क्योंकि सारे मासेस इस एक्सिस पे ही पड़े हैं। सारे मासेस जो है, ये जो रॉड 2 के जो मासेस हैं वो इसके एक्सिस पे ही पड़े हैं, और अगर ये इसके एक्सिस पे पड़े हैं तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। मतलब बच्चों अगर कोई पॉइंट है और यहीं से एक्सिस पास हो रही है तो mr², तो r तो 0 हो गया ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी ऐसी बात आती है तो ये अपना 0 हो गया। तो 2 का x पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, 2 से 1 का कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि 1 के लिए ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये परपेंडिकुलर है और एंड पॉइंट से पास हो रही है, तो आप ये लिख सकते हो। उसी तरीके से आई वाई जो है रॉड 1 के लिए 0 होगा, रॉड 1 के लिए 0 होगा, और आई वाई रॉड 2 के लिए होगा, क्योंकि आई वाई इसके एंड से पास होगा और इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा ml²/3। तो बस अब आप इसको पुट करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो आप इसको दूसरे मेथड से भी सोच सकते थे, परपेंडिकुलर एक्सिस से आप इसको डायरेक्ट सोच सकते थे। लेकिन मान लीजिए अगर ये ऐसा ना हो, ये किसी थीटा पे हो, तो क्या कर सकते हो आप लोग बताइए। ये दोनों जो है किसी थीटा पे हो, मतलब कुछ ऐसा ले लें कि रॉड हमारे पास एक ऐसा है और एक रॉड ऐसा है, और इन दोनों के बीच में ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहे हैं। और एक अपना 30 डिग्री है और एक अपना 60 डिग्री है। इसका मास भी m है, लेंथ l है, इसका मास भी m है, लेंथ l है, और ये रोटेट हो रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये कोन है और ये ऐसे स्पिन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका जरा बताइए आप लोग। हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए,
वाई वाई डैश के अबाउट। तो आई वाई वाई डैश ये हमें चाहिए। ये बताइएगा, दो रॉड हैं, ऐसे ज्वाइन कर दिया तुमने दो रॉड को, और ये इस तरीके से ऐसे रोटेट हो रहे हैं। इसी तरीके से कोन बनाएंगे ना, ये ऐसे रोटेट हो रहे हैं इस तरीके से, तो कोन बनाएंगे। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। बिल्कुल, आपको इसका फॉर्मूला दिया है, बहुत बढ़िया भाई कृष्णा, बहुत बढ़िया। तो इसका फॉर्मूला आपको दिया गया है। तो बच्चों याद है मैंने बताया था ml²/3 sin² थीटा, ये रिजल्ट आपको बताया गया है, ये थीटा। तो इसका आपको बताया गया था ml²/3 sin² थीटा। अगर एंड से है, अगर आपका मिड पॉइंट से है तो ml²/12 sin² थीटा। ठीक है, तो अब अपने पास ये हो जाएगा ml²/3 sin² थीटा। तो आप यहां से लिख सकते हो आई वाई डैश, ये हो जाएगा ml²/3 sin² 30 डिग्री प्लस ml²/3 sin² 60 डिग्री। ये डायरेक्ट कर लीजिए। तो ml²/3 sin² 30 ये हो जाएगा 1/4 और प्लस ml²/3 √3/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ml²/12 प्लस 3 ml²/12। तो ये आ जाएगा ml²/3, ml²/3। क्लियर है बच्चों? भाई आपका एक भी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ है। क्या आपने अभी ज्वाइन किया है क्या भाई शुभम? आपने अभी ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है क्या? आपका एक भी चैप्टर कैसे नहीं हुआ है? और नहीं हुआ है तो आप घर बैठ के धीरे धीरे कंप्लीट करिए, इसमें क्या पूछने वाली बात है। जब आपका एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आराम से आप घर में अपने टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे उसको करिए। ml²/3। नेक्स्ट मान लीजिए कोई अगर हमारे पास रिंग है, तो रिंग में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कोई एक ऐसी एक्सिस जो इसके टेंजेंट से है, इसके अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मतलब हम इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, है ना? रिंग है, ये रिंग है, रिंग है, तो रिंग का अब आप इस टेंजेंट के अबाउट, क्योंकि ये पूरी मैकेनिक्स वाला चैप्टर तो आप मत ही करिए, आप घर में पढ़िए, फ्लूइड से आप कर सकते हैं, वो भी तब जब आपने काफी कुछ बैकलॉग कर लिया होगा, एटलीस्ट मैकेनिक्स का फोर्स कॉन्सेप्ट तक कर लिया होगा और वर्क पावर तक, तो आप फ्लूइड में कर सकते हैं। तो यहां पे अपना ये रिंग है बच्चों, जिसका मास m है, रेडियस r है, दिस इज ए यूनिफॉर्म रिंग, ये रिंग है। तो हमें इसका ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, आई ए बी। जल्दी बताइए, आई ए बी ये तो बता सकते हो सब लोग, कैसे करोगे? अब आप बोल सकते हो कि सर सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ होता है? सभी बच्चों को पता है कि भाई कंप्लीट रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा। तो आपको सोचना चाहिए कि क्या हम लोग डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं? क्या हम लोग डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं बच्चों? देखिए, अगर ये एक्सिस है हमारी, एक हम माने कि ये एक ऐसी एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, बिल्कुल, तो इसी एक्सिस के पैरेलल अपनी रिक्वायर्ड एक्सिस है। तो अगर ये मैं बोलूं कि ये ICOM है बच्चों, तो क्या मुझे इसका ICOM पता है? क्या मुझे ICOM पता है क्या? आप बताओ। ICOM हमें नहीं पता है। आप बोलोगे नहीं सर हमने पढ़ा है MR², तो आप याद करके बताओ कि वो MR² कहाँ के अबाउट पढ़ा है।
तो आपको यहां दो दो थ्योरम साथ में लगाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। पहली बार है, एक बता रहा हूं, उसके बाद आप करने लगेंगे। ये अगर आप x बोलते हो इसे y बोलते हो और इसे z बोलते हो, ये iz है, अगर ये ix है, ये iy है, तो बच्चों ये बताओ कि आपको किसके अबाउट पता है। पहले आप यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे। क्यों? क्योंकि iz, ix और iy एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और iz हमें पता है, बिल्कुल पता है, iz हमें पता है, वो होता है mr स्क्वायर, ये हमें पता है ना। एक ऐसी एक्सिस जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो और उसके सेंटर से पास हो रही हो, तो उसके अबाउट हमें पता है mr स्क्वायर। तो अब आप क्या लिखोगे परपेंडिकुलर एक्सिस से? iz इज इक्वल टू ix प्लस iy। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब ये लिखने के बाद आप बोलोगे सर हमें तो ये चाहिए, मतलब हमें ix चाहिए, तो यहां सिमेट्री का यूज करोगे। ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, सिमेट्री का यूज ये करोगे कि इस रिंग का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन ix के अबाउट जैसा है वैसा ही y के अबाउट है। बताओ, ix के अबाउट हाफ हाफ और सभी रेडियल डिस्टेंस r पे, iy के अबाउट भी वैसे ही हाफ हाफ, तो ix और iy सेम होंगे, ix इज इक्वल टू iy होगा। ये बात यहां से बाई सिमेट्री हम बोल रहे हैं, ये बात समझ पा रहे हो? बोलो। तो अगर आप ये बात समझ पा रहे हो तो तुम्हें ix ICM एक तरीके से ix है, तो iy को आप ix लिख सकते हो, तो iz हो जाएगा ix प्लस ix, तो 2ix इज इक्वल टू iz। तो हमें क्या अब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो रिक्वायर्ड एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, ICM मिल गया, क्या मिल गया हमें ICM, है ना। ICM अब हम लिख सकते हैं यहां से, इस लॉजिक से कितना होगा mr स्क्वायर बाई 2। तो बच्चों हम यहां से mr स्क्वायर बाई 2 ICM लिख सकते हैं। अब हम ICM लिख सकते हैं तो हम यहां से पैरेलल एक्सिस अब यूज करेंगे, तो बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहां हमने परपेंडिकुलर यूज किया। यहां पे हम पैरेलल यूज करेंगे, तो इस क्वेश्चन में दोनों थ्योरम यूज हो रहे हैं। क्या हो जाएगा IAB, है ना, ये एक ऐसी एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल है ना, और उसके बीच की जो दूरी है वो r के बराबर है। तो हम क्या लिखें ICOM प्लस m इंटू आर स्क्वायर, और ICOM हमने परपेंडिकुलर से निकाल दिया mr स्क्वायर बाई 2, तो 3/2 mr स्क्वायर, ये आंसर होगा। बहुत बढ़िया भाई प्रिंस, आपने आंसर पहले दिया है, कृष्णा ने भी आंसर दे दिया है सही, सुजल, संदीप, सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, ये क्लियर है। तो बच्चों अगर रिंग के जगह पे डिस्क होगा तो भी कर लोगे, अगर रिंग के जगह पे देख लीजिए IX और IY को इक्वल इसलिए किया गया है क्योंकि अगर मैं, आप ये बताओ भाई कि इसमें क्या पता चलेगा अगर मैं इसको IX IY बोल दूं, इसको IX बोल दूं, कोई अंतर है क्या? जैसा ये रिंग X के अबाउट है वैसा ही ये रिंग IY के अबाउट है, सिमेट्रिकल है। मास डिस्ट्रीब्यूशन जैसा X के अबाउट होगा वैसा Y के अबाउट होगा, इसीलिए हमने IX और IY दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होंगे। जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन IX के अबाउट है वैसा ही IY के अबाउट है, इसीलिए ऐसा किया गया है, सिमेट्रिकल है। मैं इसको X लिख सकता हूं, इसको Y, है ना,
इसको y लिख सकता हूं, इसको x लिख सकता हूं, इसको y इसको x इंटरचेंज कर सकता हूं, उससे मास डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक भाई डिस्क के लिए बता दो क्या होगा। अगर मैं डिस्क के लिए बोलूं तो क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए तो समझ जाऊं कि आप लोग अब कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। डिस्क के लिए क्या होगा, डिस्क का इसी एक्सिस के अबाउट, डिस्क का मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा डिस्क का मैं दो एक्सिस लेता हूं, रुकिए, इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं एक तो इस एक्सिस के अबाउट बता दो, है ना, इस एक्सिस के अबाउट, और दूसरा ये एक्सिस है अपनी, इस एक्सिस के अबाउट, और दूसरा एक ऐसी एक्सिस जो इस पे टेंजेंट है, ऐसी एक्सिस जो इस पे टेंजेंट है। अब दोनों में जो सबसे पहली बात ये समझना है कि दोनों एक्सिस को देखकर आप क्या समझ रहे हैं, दोनों एक्सिस को, ये तो जेड एक्सिस हो गया और ये कोई एक ऐसी एक्सिस, दोनों के लिए क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा, होगा तो क्या होगा, ये एम है, रेडियस आर है, सेम है, ये डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है। फिजिक्स की दो क्लास है आज, कहां दो क्लास है, मेरी दो क्लास नहीं है भाई आज फिजिक्स की, कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है फिजिक्स की, कल संडे को एक्स्ट्रा क्लास है ना, आज मेरी दो क्लास नहीं है, मेरी नहीं है कोई दो क्लास। जल्दी बताइए बच्चों, इसका रेडियस आ रही है, दोनों का बताइए रिजल्ट। अब देखो ध्यान से समझो, ये जो दिख रहा है आपको, ये तो ये वाली एक्सिस है, इसका मतलब ये रिंग कैसे डिस्क कैसे रोटेट हो रही होगी, पहले इसको समझो जरा। अगर जेड एक्सिस यहां से पास हो रहा है, मतलब ये इसी प्लेन में, इसको समझना बहुत जरूरी है आगे के लिए, ध्यान से देखिए, एक्सिस जज करना बहुत जरूरी है। ये एक्सिस कब बनेगी, जब ये कैसे रोटेट होगा, ये इसी प्लेन में ऐसे ऐसे रोटेट होगा, मानते हो, ये इसी प्लेन में, ये इसी प्लेन में इस तरीके से रोटेट होगा, तब ये z एक्सिस बनेगी, तब ये iz बनेगा, मानते हो कि नहीं। अभी अभी मैंने आपको बताया, ये इस तरीके से इसी प्लेन में, इसको यहां पे बांध दो, मान लो जैसे ये है, ये कॉपी है, डिस्क समझो कॉपी को, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको ऐसे ऐसे रोटेट कराऊं इसी प्लेन में, इसको इसी प्लेन में रोटेट करा रहा हूं ऐसे ऐसे, तो ये एक्सिस कौन सी बन रही है, जेड एक्सिस। लेकिन इसी को अब मैं ऐसे ऐसे रोटेट करा रहा हूं, है ना, स्विंग करा रहा हूं, समझिएगा इसको मैं इस तरीके से प्लेन छोड़कर, प्लेन को छोड़कर जैसे झूला झूला जा रहा है, वैसे आप इसको अगर स्विंग करा रहे हो ऐसे ऐसे, तो बताइए एक्सिस कौन सी बनेगी। दोनों में एक्सिस अगर नहीं क्लियर होगा तो बच्चों एम आई निकालने में गलती होगी आपसे, इसको समझ लीजिए। ये अगर ऐसे मूव कर रहा है, तो मैंने अभी आपको सिखाया कि ये एक्सिस आ रही है, ये एक्सिस है, तो थंब इधर जाएगा, मतलब इसका ऑसिलेशन ऐसे हो रहा होगा, इस वाले डिस्क का ऑसिलेशन ऐसे हो रहा होगा, जो चीज मैंने आपको यहां पर ऐसे दिखाई है, इस तरीके से, ये इस तरीके से ऑसिलेट हो रहा होगा ऐसे। तो जब ये ऐसे प्लेन छोड़कर ऑसिलेट होगा, तब तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन टेंजेंट होगी, समझ गए। और इसमें क्या होगा, इसमें इसी प्लेन में ऐसे मूव कर रहा होगा, तब आप बोलोगे कि इसका एक्सिस परपेंडिकुलर होगा। आई थिंक सभी को क्लियर होगा ये।
कमेंट करके बताइए जल्दी से, सभी को क्लियर है एक्सिस? ये कुछ एक्स ए बी ले लेते हैं, तो दोनों में अब आप बता सकते हैं क्या डिफरेंस है। इसमें आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस यूज कर सकते हैं। ये COM है, तो इसमें डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस यूज कर सकते हैं बच्चों। इसमें आप डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस यूज कर सकते हैं। ये ICOM, और इसके अबाउट आपको पता है mr²/2, और इन दोनों, ये IZ, तो इन दोनों के बीच की दूरी है R। तो बस यहां से, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है, कैसा है, तो आप इसके लिए डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस यूज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, I जो हो जाएगा IZ, वो हो जाएगा ICOM प्लस MR², और ICOM होगा mr²/2 प्लस MR², दैट इज 3/2 MR²। तो इसका आंसर तो बच्चों ये आएगा 3/2 MR²। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो इसके लिए आप देखो, अभी अभी बताया कि आपको पहले परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करना होगा, है ना। हमें इसके अबाउट रिक्वायर्ड है, ये हमें चाहिए होगा, ये ICOM चाहिए होगा। और अभी अभी आपने किया है रिंग में, जैसे किया है, आप पहले क्या करेंगे, आप पहले इसका परपेंडिकुलर एक्सिस यूज कर लेंगे, और IZ यहां से निकाल लेंगे। ये IZ होगा, इसको आप X मान सकते हैं, इसको Y मान सकते हैं। तो IY सेम है, IY प्लस IX इक्वल टू IZ, और बाई सिमेट्री IX इक्वल टू IY। तो फिर से आप IX निकाल सकते हो, 2IX इक्वल टू IZ, दैट इज IX इक्वल टू IZ/2। हर जगह नहीं कर सकते, हर जगह आप नहीं कर पाएंगे, केवल इस रिंग या डिस्क में X और Y को इंटरचेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि X और Y के लिए सर्कुलर चीज पूरी सिमेट्रिकल है। तो IX अपने पास हो जाएगा mr²/2 इंटू 1/2, तो ये mr²/4। अब आप पैरेलल एक्सिस यूज कर सकते हैं, तो IAB ये हो जाएगा IX प्लस mr², तो ये आ जाएगा mr²/4 प्लस mr², दैट इज 5/4 mr²। तो ये डिफरेंस है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपका एक ही बॉडी का रोटेशन अलग अलग है, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। ठीक है, तो यही चीज है, चीज को ध्यान रखना है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। चलिए, अब ये डिस्क के जगह पे अगर मैं आपको बोलता कि ये सॉलिड, ये कोई स्फेयर है, 3 डायमेंशनल, हॉलो सॉलिड कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने सॉलिड ले लिया, ठीक है, ये सॉलिड स्फेयर है। तो सॉलिड स्फेयर है, और इसका आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट एनी एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू दिस वन। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस एक्सिस के अबाउट। जो यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, मान लो R/√2 है, मान लो ये डिस्टेंस आपको गिवन है, ये डिस्टेंस है R/√2, ये गिवन है मान लो। तो हमें इसके अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये है क्या, सॉलिड स्फेयर, मास m है, रेडियस r। जल्दी बताओ क्या करोगे। क्या करोगे, जल्दी बताओ। इसके अबाउट भी बताओ और टेंजेंट के अबाउट भी बताओ। मान लो यहां पे एक टेंजेंट है, इस टेंजेंट, इसके अबाउट भी बताओ। CD
तो आई ए बी भी चाहिए, आई सी डी भी चाहिए, एक ही में बना दिया है। तो ये सब बहुत आसान है। यहां क्या हम डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं बच्चों? यहां पे क्या हम डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं? चलो एक एक करके कर लेते हैं, अभी हटा ही रहा हूं। क्या हम यहाँ डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं? हमें सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक ऐसी एक्सिस, ये एक्सिस हमारी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो क्या ये सॉलिड स्फेयर की डायमेट्रिकल एक्सिस है? क्या हमें आईसीओएम पता है? क्या हमें आईसीओएम पता है भाई? कोई भी एक ऐसी एक्सिस जो डायमेट्रिकल है, उसका फॉर्मूला आपको बताया गया है। आईसीएम आपको बताया गया है 2/5 mr²। रिजल्ट याद होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। सॉलिड स्फेयर के लिए सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमेट्रिकल एक्सिस आपको डिराइव कराया गया है। कोई भी डायमेट्रिकल एक्सिस होगी जो सेंटर से पास होगी, ऑब्वियसली वो डायमेट्रिकल एक्सिस होगी, वो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही होगी। तो 2/5 mr। अब इसके लिए पैरेलल यूज कर लें, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लीजिए डायरेक्ट। यहां पे आप डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस, यहां पे कोई परपेंडिकुलर की जरूरत नहीं है। 3 डायमेंशनल बॉडी है, ध्यान दीजिएगा दोनों में डिफरेंस है। ये 3 डायमेंशनल बॉडी है, इसके अबाउट आपको पता है, इसके अबाउट डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? आई ए बी, ये हो जाएगा 2/5 mr² प्लस mr/√2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2/5 mr² प्लस mr²/2, that is 10। तो 7 mr²/10। तो बच्चों इसका आंसर होगा 7 mr²/10। दोनों का सेम आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है। सेम कैसे आ रहा है? दोनों का सेम नहीं आएगा, मैं करके दिखा देता हूं। अब हमें एक ऐसी एक्सिस के अबाउट चाहिए जो इसके टेंजेंट हो। तो इसके टेंजेंट के अबाउट मान लीजिए ये एक्सिस ले लेते हैं, ये टेंजेंट। तो इस एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट आपको पता है? किसी डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट आपको पता है। तो आपका डायमेट्रिकल एक्सिस क्या है? यही तो बनेगा, इससे पास करा दीजिए ये। तो इसके अबाउट अपना क्या है? 2/5 mr²। ये तो हमें पता है आईसीओएम। अब इसके अबाउट चाहिए था, ये सी डी है। तो सी डी के अबाउट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो आर हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड स्फेयर ही है, सेम है। इसका मास एम है, रेडियस आर है। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा? आईसीएम, रॉन्ग आईसीएम लिया है, क्या बोल रहे हो यार, हैं प्रिंस बाबू? इस पूरे गोल गोल बॉल का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे ही तो होता है, तो यही तो सेंटर ऑफ मास होगा। आईसीडी, आईसीओएम प्लस mr²। तो 2/5 mr² प्लस mr²। तो इसका आंसर होगा 7/5 mr²। इसका आंसर होगा 7/5 mr²। ठीक है भाई, इसका आंसर होगा 7/5 mr²। एलसीएम रॉन्ग है। अच्छा, एलसीएम क्या रॉन्ग है भाई? 10। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, यहां रॉन्ग है। नाइन mr², ये शायद कह रहे होंगे आप, ये सही है। 9 mr²/10 होगा। हाँ बिल्कुल सही है, समझ गया आपकी बात। ठीक।
ठीक है। अब मान लीजिए इसी में मैं आपसे एक दूसरा सवाल देता हूं, देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। एक आपका सेमी सर्कुलर वायर है और इस सेमी सर्कुलर वायर का आपसे मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाऊंगा 2 पॉइंट के बीच में। ये एक वायर है सेमी सर्कुलर, ठीक है, ये एक सेमी सर्कुलर वायर है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए किसी ऐसे पॉइंट के बीच में जो इसके पेरीफेरी पे है। यहां से मैंने इसको हिंच कर रखा है, पेरीफेरी पे, यहां के अबाउट हिंच कर रखा है, ठीक है, किसी पेरीफेरी से हमने इसको हिंच कर रखा है। तो किसी पेरीफेरी के अबाउट हमने इसको हिंच कर रखा है। ये सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर, हिंज अबाउट पी, और पी कैसा पॉइंट है इसके सर्कमफेरेंस पे। हाँ, सॉलिड स्फेयर में कोई भी ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो, डायमेट्रिकल एक्सिस हो, तो उसका 2/5 mr² होगा। हेमीस्फेयर में नहीं होगा भाई, हेमीस्फेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सॉलिड की बात कर रहा हूं। हेमीस्फेयर में क्या होगा वो देखेंगे आगे। हेमीस्फेयर में भी इसकी बात कर रहे हैं शायद आप। तो अगर हेमीस्फेयर होता है और इसी सेंटर से पास होता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, अगर इसका मास भी आप m रखते हैं तो आप कर सकते हैं, सेम ही आएगा। इसको कंप्लीट मान लीजिए, कंप्लीट का जो होगा वही होगा अगर m मास सेम है तो, बिल्कुल ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, बट m होना चाहिए। और कहीं टोटल का m है और आधे का पूछेगा तो फिर हाफ हो जाएगा। इसका करते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, इसका रेडियस r दिया हुआ है, इसका रेडियस आपको, ये सेंटर इसका c है, रेडियस इसका r गिवन है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। किसी को कुछ आइडिया लग रहा है कैसे करें? आपको इस हेमीस्फेयर के अबाउट, इस सेमी सर्कुलर वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अगर इसका मास m है तो, ध्यान दीजिएगा। अब किसके अबाउट आपको पता है? आपको c के अबाउट पता है। कैसे पता है? मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूरे रिंग का, ये बता चुका हूं, पूरे रिंग का, इस वायर से अगर आप पूरा एक रिंग बनाते हैं तो इस रिंग से इसके सेंटर ऑफ मास, इसका मास अगर m है तो इसका जो IC होगा वो mr² होगा। इसको अगर मैंने कहा था आपको कि अगर इसको हाफ कर दें, मतलब ये z एक्सिस के अबाउट एक तरीके से है ना, तो IZ, इसको अगर हम XY मानते हैं तो इसको मैं z एक्सिस ले रहा हूं अगर, तो IZ mr² है। इसी को मैं अगर केवल m को बताया था आप लोगों को, और ये भी z एक्सिस के अबाउट, इसका भी क्या होगा, IZ क्या होगा, mr² ही होगा, क्योंकि सारे dm मास फिर से वही r डिस्टेंस पे है, रेडियल डिस्टेंस पे। आई थिंक ये बता चुका हूं तुम लोगों को पहले ही पॉइंट में कि इसके सारे dm मास, ये जितने भी dm मास होंगे, ये सभी dm मास, सारे dm मास इसके क्या है, r डिस्टेंस पे है या नहीं है? इसके भी वही हैं। तो इसमें करोगे तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन dm इंटू r², और r तो आपका फिक्स है सभी के लिए, तो dm इंटीग्रेट हो जाएगा तो m ही आएगा, तो mr²। तो मैं बता चुका हूं कि शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है। इसके अबाउट, z एक्सिस के अबाउट इस पूरे का डिस्ट्रीब्यूशन या आधे का डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों सेम है। हाँ, m सेम होना चाहिए। तो क्या आप इस लॉजिक से, IC आपको पता है बच्चों, IC आपको पता है,
आईसी है एम आर स्क्वायर, आईसी है अपना एम आर स्क्वायर। तो क्या अब हम लोग यहां से एक ऐसी एक्सिस, ये एक्सिस कौन सी है, ये जेड एक्सिस जो यहां से पास हो रही है, तो आई जेड लिख लो, आईसी, ठीक है, आईसी, आईसी मतलब एक जेड एक्सिस जो सी पॉइंट से पास हो रही है, वो आपको पता है। तो क्या हम पी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं, क्या हम लोग पी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं बच्चों? डायरेक्ट हम लोग यहां पैरेलल एक्सिस यूज करेंगे कि नहीं, ये पहले बता दीजिए। क्या हम लोग पैरेलल एक्सिस डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, यस या नो? जल्दी से कमेंट करिएगा। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुत बच्चे ऐसा कर देते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा जो है सेंटर ऑफ मास। इनफैक्ट आप एक काम करिए, थोड़ा सा इसको अभी यहां लीजिए, नहीं तो कहानी और गड़बड़ हो जाएगी। यहां लीजिए, ठीक है, मैंने यहां पे लिया है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। नहीं कर सकते क्योंकि ये इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है, ये इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है। आई सी, दिस सी इज नॉट द सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास सबको बताया गया है, वो यहां से कितनी डिस्टेंस पे होता है। अब ये फॉर्मूला किसी को भूल गया तो अलग बात है, 2r अपॉन पाई। पहले सीओएम के अबाउट निकालेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पहले सीओएम के अबाउट निकालेंगे, तो इन दोनों में पहले पैरेलल एक्सिस लगेगा। हमें इसके अबाउट पता है, हमें सीओएम के अबाउट नहीं पता है। तो पहले हम सीओएम के अबाउट निकालेंगे, और फिर ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा r माइनस 2r अपॉन पाई। तो फिर हम P और COM के बीच में पैरेलल एक्सिस करेंगे। तो यहां पे 2 बार पैरेलल एक्सिस यूज करना होगा बच्चों ऐसे में। तो पहले हम करेंगे IC, दिस इज इक्वल टू ICOM प्लस m इंटू 2r अपॉन पाई का होल स्क्वायर। तो यहां से हम पहले ICOM निकालेंगे। जब तक हम ICOM नहीं निकालेंगे तब तक IP नहीं निकाल सकते, क्योंकि IP और ICOM में हम पैरेलल एक्सिस यूज करेंगे, IP और IC में डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस यूज नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको स्टेटमेंट यही कहता है कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट पता है, तब आप उसके पैरेलल वाले एक्सिस के अबाउट निकाल पाओगे। तो पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। इसका हमें पता है बाई स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो एम आर स्क्वायर माइनस एम इंटू 2r अपॉन पाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब IP इक्वल टू लिख सकते हैं ICOM प्लस m इंटू ये जो डिस्टेंस है r माइनस 2r अपॉन पाई का होल स्क्वायर है। तो इसको यूज करोगे यहां पर, ICOM होगा, सॉल्विंग बाद में करते हैं, कुछ कट जाए तो हमें फायदा होगा। इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। अब ओपन कर दिया, IP क्या आएगा, देखो माइनस m इंटू 2r स्क्वायर और m इंटू ये तो कैंसिल हो गया, एक mr स्क्वायर एक mr स्क्वायर, ये 2mr स्क्वायर हो गया, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया। और फिर क्या बचा, माइनस 4mr स्क्वायर अपॉन पाई, 4mr स्क्वायर अपॉन पाई, दैट इज IP। हम 2mr स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 1 माइनस 2 अपॉन पाई। ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, हमारे यहां वोट नहीं हो रहा है अभी, वोट देने की, हर जगह वोट कहां देंगे, आप जिस स्टेट के हैं वो उस स्टेट के वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा ना। तो 2mr स्क्वायर 1 माइनस 2 अपॉन पाई, तो ये हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देख लीजिए एक बार और।
पहले हमने क्या किया, पहले हमने इस थ्योरी से हाफ वाले से हमें पता चल गया कि आईसी जो है एमआर स्क्वायर होगा। तो आईसी हमें पता है, तो हमने पहले आईसीएम निकाल दिया एक बार पैरेलल एक्सिस यूज करके, और फिर यहां से यहां पैरेलल एक्सिस यूज करके आईपी निकाल दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं अगर आपसे पूछ लूं कि यही सेमी सर्कुलर आर्क है, जरा बताइएगा आप लोग, इसके अबाउट बता दो। इसी सेमी सर्कुलर आर्क को हमने ऐसे कर दिया है, ऐसे हैंग कर दिया है, इसके अबाउट अब क्या होगा ये आप लोग बताएंगे मुझे, जल्दी से बताइए। इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट है, ऐसे जा रहा है, मतलब ये कैसे मूव कर रहा होगा, ऐसे मूव कर रहा है ना, ये स्विंग कर रहा है, ये जो है अपना क्या कर रहा है, ये ऐसे स्विंग कर रहा है बच्चों। तो ऐसे स्विंग कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी एक्सिस ये जेड एक्सिस बनेगी। इसके अबाउट बता दो, रिजल्ट क्या आएगा जरा देख के बताओ। ये एम है और ये आर है। जल्दी बताइएगा। क्या करोगे, क्या करोगे बच्चों, इसका आंसर दे दो। थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर। एक भाई कहता है 3/2 mr स्क्वायर, गलत है। हाँ, एक एक्स्ट्रा क्लास आपकी 7 से 9 है, बिल्कुल 7 से 9 है आपकी एक्स्ट्रा क्लास, उसमें हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम में भी करेंगे। मैंने कहा था तुम्हें कि वो वेरिएबल मास सिस्टम में अलग से कराऊंगा, अब वो छूट गया तो उसी में कर लेंगे। कल वेरिएबल मास सिस्टम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं। कल जो सेंटर ऑफ कोलिजन का एक टॉपिक छोटा सा छूटा हुआ है, वही कर लेंगे, वेरिएबल मास सिस्टम। ठीक है, तो कल एक्स्ट्रा क्लास में एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, वेरिएबल मास सिस्टम कर लेंगे जो छूटा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्वेश्चंस नहीं के बराबर ही आते हैं अभी उसमें, फिर भी कर लेना है। सोमनाथ ने आंसर बहुत बढ़िया सही दिया है, एक बच्चे का आंसर दिख गया सही, बाकी किसी का आंसर सही नहीं है। सोमनाथ वेरी गुड, वेल डन। 2 mr स्क्वायर, बहुत बढ़िया सोमनाथ। बाकी बच्चे भी देख लीजिए फिर से। तो बच्चों आपको ये देखना था कि यहां पर फिर से इसका जो ये सेंटर है और यहां इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहीं यहां पर होगा, ये इसका COM होगा। दोनों के अलग अलग हैं, दोनों एक ही सेमी सर्कुलर वायर का मैं 2 एक्सिस के अबाउट करा रहा हूं। इसके अबाउट आपको बताया है ना, अब पेरीफेरी के अबाउट भी आपको बताया कि इस पेरीफेरी के अबाउट बताओ, हिंज कर दिया। एक एंड के अबाउट हिंज करके ऐसे स्विंग करा रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास इसका जो होगा ये तो वही होगा 2r/π। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक्सिस और ये एक्सिस, ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, इसके अबाउट है, मतलब ये भी z एक्सिस है और ये भी अपनी z एक्सिस है। इसके अबाउट अगर कोई एक्सिस लो, तो अगर आप इसके अबाउट निकाल लेते हो तो इसके अबाउट निकाल पाओगे, और इसके अबाउट तुम्हें पता है आईसी के अबाउट, अभी अभी जो किया आईसी आपको पता है ना, आईसी आपको पता है वो है mr स्क्वायर। तो यहां से तो ये चलेगा यही, ICOM आपका क्या हो जाएगा, तो ICOM जैसे अभी आपने निकाला था, ये तो यहां तक तो यही रहेगा। अब यहां से इसके बीच में निकालना है,
तो यहां से इसके बीच का ये डिस्टेंस भी तो निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस निकालोगे, ये डिस्टेंस जो होगा ये आर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे अब ये जो सेंटर ऑफ मास है और ये इसके अबाउट, तो यहां से बैठ के देखोगे तो हाँ सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन करेगा, वो सब आगे की बात है, अभी उस पर मैं नहीं आ रहा हूं। अभी हमें केवल ये देखना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंट्रीब्यूशन यहां पर क्या होगा। तो अब इन दोनों के बीच में इसको कुछ नाम ले लेते हैं, ओ। तो आई ओ को आप लिख सकते हो आई सी ओ एम प्लस एम इंटू आर स्क्वायर। ये सबको समझ में आ गया, ये भी जेड एक्सिस ही है, ये आई ओ भी जेड एक्सिस के लॉन्ग है, आई सी ओ एम भी जेड एक्सिस के अबाउट पता चल गया। ठीक है, सभी प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो अब इसके अबाउट निकालोगे तो आई सी ओ एम है ये, तो आई ओ बच्चों क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आई सी ओ एम, इसकी वैल्यू पुट कर दो। प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, अब इस आर की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो आर हो जाएगा पाइथागोरस से, ये आर है, तो आर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2r अपॉन पाई का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो जब इसको आप यहां पुट करोगे तो आर स्क्वायर प्लस 2r अपॉन पाई का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहां से देखो आई ओ जो आएगा एम आर स्क्वायर माइनस ये, और ये कट जाएगा, तो आई ओ अपने पास आ रहा है 2 mr स्क्वायर। तो इसके दो आंसर हैं, है ना, रटिएगा मत कुछ भी। हाँ डीपीपी 1 कर सकते हो, बिल्कुल डीपीपी 1 कर सकते हैं आप। ठीक है, देख के लेता हूं, ये क्लियर है सभी को। आईओ जो हो जाएगा वो अपने पास हो जाएगा 2 mr स्क्वायर। ठीक है, आईओ हो जाएगा 2 mr स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बच्चों, ये देख लीजिए पहले। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, है ना। अभी आप लोगों की क्लास तो नहीं है, 10-15 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी आप लोगों की कोई क्लास तो नहीं है, 10-15 मिनट एक्सटेंड कर रहा हूं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये हटा रहा हूं। एक मान लीजिए आपके पास ट्रापेजियम है, और इस ट्रेपीजियम का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चों। इस ट्रेपीजियम का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और किसके अबाउट निकालना है, अबाउट दिस एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, आपको इस ट्रेपीजियम लैमिना है, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट हम इसको घुमा रहे हैं, ये लैमिना है, एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम शेप का लैमिना है, दिख ही रहा होगा। और आपको दिया है ये H2 गिवन है, ये आपको H1 गिवन है, और ये आपको कुछ L गिवन है, ये आपको L गिवन है। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए थोड़ा सा सोच के मुझे जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा।
IC से O की दूरी R है और वो परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते। नहीं भाई, पैरेलल एक्सिस के लिए आपको एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए थी, कई बार बताया। तो बच्चों यहां पे L है, ये H1 है, H2 है, इसका हमें मोमेंट ऑफ, ये आपको क्या है, ट्रेपीजियम है, लैमिना है, ये दिख ही रहा है, ट्रेपीजियम शेप का है। तो हमें इसके अबाउट, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। मान लो ये B है और ये A है, तो हमें IAB चाहिए। क्वेश्चन ये है, हमें IAB चाहिए। क्या दिमाग लगा रहे हो, थोड़ा सा बताओ जरा, क्या सोच पा रहे हो, क्या करना चाहोगे, कुछ बता पाओगे? अबाउट H2 निकालेंगे पहले, यहां के अबाउट निकालोगे तो उससे क्या हो जाएगा, ये निकालोगे या ये, दोनों ट्रेपीजियम ही है ये तो। आपका आंसर आ रहा होगा, इसीलिए क्योंकि देखिए आप जो बोल रहे हैं मैं आपकी बात समझ रहा हूं, इसकी बात कर रहे हैं शायद। हाँ, अब एक बच्चे ने जैसे बोला है, इसमें देखिए कभी कभी होता है कि गलत करके भी सही मिल जाए, इसी को कहते हैं तकदीर। जैसे एक भाई कह रहा है कि सर मैं इसको डायरेक्ट कर दूं, IO इज इक्वल टू IC प्लस MR स्क्वायर, तो IC की वैल्यू है MR स्क्वायर और ये भी है MR स्क्वायर, तो लो सर आ गया 2MR स्क्वायर, खुश, ये देखो आ गया। बट ये लकली आपको मिल गया है क्योंकि ये चीज यहां पे कैंसिल हो रही है, तो ये यहां पे लकली मिल गया है, ये अप्रोच गलत है। लकली आपको मिल गया है बट ये अप्रोच आपका गलत है बच्चा, ठीक है। जिस बच्चे ने ये किया है उसको मैं बता रहा हूं, ये जो आप कर रहे हो आंसर आपको मिल गया, बिल्कुल सही बात है। क्यों मिल गया, क्योंकि ये वाला पोर्शन कट जा रहा है, दिख ही रहा है आपको, इसीलिए। तो ये लकली आपको सही है, बट आगे अगर ऐसा अप्रोच रखेंगे तो कहीं और ये कटे ना वैल्यू, तो आप जो है गलत आ जाओगे, शायद समझ गए होगे। तो ये नहीं करिएगा, IC और IO में डायरेक्ट पैरेलल नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए यहां पे आइए, तो IAB जो लैमिना होगा इसके अबाउट आपको निकालना है। तो इसमें करने के लिए हमेशा आप इंटीग्रेशन और बेसिक चीज ही नहीं, कुछ सिमेट्री भी सोचिए, ठीक है। क्या है, पहले आप क्या करिए, इसको निकालने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जो आपको मजा आ जाएगा। इसको आप पूरा एक रेक्टेंगल मान लीजिए। क्या आप इसको पूरे को एक रेक्टेंगल मान सकते हैं H2 हाइट का? H2 हाइट का आप एक पूरा रेक्टेंगल मान लो, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट तो सभी बच्चों को आता है, इस AB के अबाउट, इस AB के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सभी बच्चों को आता है। क्या हो जाएगा, ये L है और ये H2 है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा IAB, I1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मान लेते हैं, तो I1 हो जाएगा, ये किसके परपेंडिकुलर है, L के, तो क्या हो जाएगा ML स्क्वायर, इसको M1 मानना पड़ेगा, इसका मास भी हमें नहीं पता, इसका मास M1, तो M1 L स्क्वायर बाई 3, याद है सभी को बताया गया था, एंड से पास हो रहा है, रॉड जैसा ही होगा, L के परपेंडिकुलर है, तो M1 L स्क्वायर बाई 3। अब M1 तो हमें नहीं पता, तो कैसे निकालें, आपको इसका मास दिया है, इसका मास M है, ये दिया हुआ है, तो आप पहले यहां से सिग्मा निकाल लीजिए। इसका सिग्मा क्या होगा, सरफेस मास डेंसिटी, मास अपॉन हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड H1 प्लस H2 इंटू हाइट L, ये होगा भाई, तो ये हो जाएगा 2m अपॉन H1 प्लस H2 इंटू L, ये सिग्मा होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, है ना, आपने एक एक्स्ट्रा मास माना है ना यहां से पूरा, तो ये M1 होगा, आपको नहीं पता, तो आपको M अगर ये दिया हुआ है तो आपको पहले सिग्मा निकालना है, दैट इज सरफेस मास डेंसिटी। अब आपको सरफेस मास डेंसिटी पता है,
तो आपको m1 कितने एरिया का है, मास पर यूनिट एरिया इनटू दैट मच एरिया, तो आप यहां से m1 भी निकाल लेंगे। m1 क्या होगा, सिग्मा इंटू एल इंटू H2। तो सिग्मा आपके पास है 2m अपॉन H1 प्लस H2 इंटू एल इंटू H2। तो बच्चों यहां से आपको मास मिल जाएगा m1 2mH2 अपॉन L से L कैंसिल हो गया H1 प्लस H2, इसका मास भी मिल गया। तो आप इसको यहां पुट करिए और आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। कितना हो गया 2/3 ये वैल्यू पुट करोगे तो 2/3 m L स्क्वायर H2 अपॉन में H1 प्लस H2। तो ये मिला तुम्हें इसका I1। ठीक है, अब एक इसमें से एक ट्रायंगल, ये वाला पोर्शन देखो ध्यान से, इसको यहां पे एक ट्रायंगल एज्यूम कर सकते हैं। इतना ट्रायंगल का अलग से निकाल लें तो यहां एक हम ऐसा ट्रायंगल एज्यूम कर सकते हैं। देखो ये पोर्शन, इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल लें, इसी पॉइंट के अबाउट। अब बोले सर ट्रायंगल का कैसे निकालें, ये कराया गया है आपको, है ना। ट्रायंगल का अगर आप निकालते हो इसी के अबाउट, इसको आप m2 बोल लीजिए। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये L है। ये बेस क्या होगा H2 माइनस H1, ये हाइट H2 माइनस H1। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो हो जाएगा mh स्क्वायर बाई 6। याद है सभी को, बेस के अबाउट मैंने आपको बताया हुआ है mh स्क्वायर बाई 6, और यहां पे h के जगह पे क्या होगा L। ठीक है, तो यहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। और यहां क्या बोल सकते हो, ये I2 बोल लो, ये m2 बोल लो। पहले तो m2 निकालना अपना काम है, तो m2 m h स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, यहां h के जगह L होगा बाई 6। m2 कैसे निकालें, वो होगा सिग्मा इंटू हाफ बेस है H2 माइनस H1 इंटू हाइट L। सिग्मा आपने निकाला हुआ है, वो है 2m अपॉन H1 प्लस H2 इंटू L इंटू 1/2 H2 माइनस H1 इंटू L। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल कर लो, L से L कैंसिल कर लो, तो आपके पास आएगा m H2 माइनस H1 अपॉन H1 प्लस H2। ये m आ जाएगा, इसको यहां पुट कर दो तो आपको I2 मिल जाएगा m L स्क्वायर H2 माइनस H1 अपॉन H1 प्लस H2। तो देखो ये मिल गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसके कंट्रीब्यूशन को माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा बच्चों। हमें ये मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, आप बताओ। अरे ये वाला ट्रायंगल यही तो है भाई जो आपने कंसिडर किया है, इसको माइनस कर दिया है, आपने इसको माइनस कर दिया है। ठीक है, तो आप इससे इसको माइनस कर दो तो आपको IAB रिक्वायर्ड मिल जाएगा। तो ये अप्रोच होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में। आपको जब सिमेट्री नजर आएगी तो आप एक इस तरीके के, अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आप ऐसे अप्रोच कर सकते हो। तो IAB इसके अबाउट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा I1 माइनस I2। बाकी सिंप्लीफाई तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, I1 आपके पास है, I2 आपके पास है, उसको आप पुट करेंगे, आप यहां से ये निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं। तो कल हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं करेंगे, कल वेरिएबल मास का जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो कर लेंगे, और फिर ट्यूसडे को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर कंटिन्यू करेंगे। नॉट ट्यूसडे, मंडे इज ऑल्सो योर क्लास, है ना। मंडे भी क्लास है आपकी, और मंडे अब रहेगी क्लास, एक क्लास मैंने एक्स्ट्रा और ले करा लिया है, तो मंडे भी आपकी क्लास रहेगी अब। तो मंडे को फिर कंटिन्यू करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। होमवर्क की बात कर रहे हैं तो अगर आपको DPP गई होगी तो वो कर लीजिएगा, बाकी SC वर्मा कर लीजिएगा। SC वर्मा में दे देता हूं।
मुझे नहीं पता कि किसकी क्लास कब होगी कब नहीं बच्चों। मुझे बस ये स्लॉट खाली बोला गया था कि ये स्लॉट खाली है, तो मैंने अपनी क्लास लगवा ली है। आई डोंट नो, मुझे बस वो स्लॉट खाली दिखा तो मैंने पूछा कि खाली है, तो हाँ खाली है, तो मैंने कहा मेरी क्लास लगाइए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बच्चों अभी तो इसमें कोई बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं नहीं, अभी थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए, बहुत कम क्वेश्चंस हैं। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे सर्कुलर मोशन के हैं, जो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में कर रखा है, तो आपको करना चाहे तो 195 पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आप कर सकते हैं। बाकी प्योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं केवल लिख दे रहा हूं। सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स वाले क्वेश्चन तो हम लोगों ने सर्कुलर में कर रखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9 से लेकर 16 तक, 9 से 16 तक है, 9 से 16 तक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं कल।